वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हम भारत और प्राचीन भारत की हम पूरी श्रृंखला कंप्लीट करेंगे और आज हम देखने जा रहे हैं इसका पहला लेक्चर। और जो पहला इसका लेक्चर है साथियों वो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। बेसिकली इतिहास को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की बात करें साथियों तो किसी भी समय के इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं। बेसिकली दो ही होते हैं देखा जाए तो, ठीक है। पहला स्रोत क्या होता है? पहला स्रोत होता है सदैव साहित्य, ठीक है। किसी भी समय के बारे में आपको जानना है तो सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? साहित्य है। आप उस समय का साहित्य पढ़ लो। अब अगर कोई व्यक्ति मान लो अकबर के बारे में जानना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अब आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करे? वो आईन अकबरी पढ़ ले। आईन अकबरी पढ़ लेगा। अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल उसके साथ रहते थे अकबर के, तो उससे उसको एक मोटा मोटा आकलन मिल जाएगा कि अकबर के समय में समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, सारी चीज़ें कैसे चल रही थी, उसको एक आइडिया लग जाएगा, उसको मोटी मोटी समझ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी समय का इतिहास जानने का पहला सोर्स है हमारे पास साहित्य। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है साथियों पुरातात्विक स्रोत, ध्यान रखना, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग होती है, जो खुदाई में मिली चीज़ें होती हैं, उन्हें कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जब आपके पास कोई लिखित सामग्री मौजूद नहीं होती है उस समय में पुरातात्विक खोजों से ही इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास लेखन की चीज़ है, इतिहास को पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो इतिहास को जानने के मैंने आपको दो स्रोत यहाँ पर बताए। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोत क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं, लौकिक ग्रंथ हैं और विदेशी यात्री जो इंडिया में आए उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी उससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, खुदाई में मिली वस्तुएं, जैसे क्या अभिलेख हो सकते हैं प्राचीन भारत के, सिक्के हो सकते हैं, मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड होते हैं साथियों मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मोहरें क्या होती है? मोहरें सील होती हैं इस तरीके से, जैसे पशुपतिनाथ की सील मिली थी इंडस वैली में। मूर्ति या चित्रकला हो सकता है या बने हुए स्मारक हो सकते हैं। ये है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं यहाँ पे, ठीक, जो पांडुलिपियाँ हैं उनसे प्राप्त हमें हुए हैं, देख सकते हो आप इन्हें यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे साहित्यिक स्रोतों में। अगर हम और आगे बढ़ें तो साहित्यिक स्रोतों में हमें दिखाई देते हैं क्या? धार्मिक ग्रंथ, जैसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है? अब देखो, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैन साहित्य वो हैं जो जैन धर्म से जुड़े हैं, बौद्ध साहित्य वो हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। ब्राह्मण साहित्य क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य होते हैं साथियों वे साहित्य जो वेदों से जुड़े हैं, ठीक है ना। वेदों की व्याख्या जो है वो ब्राह्मण साहित्यों में ही मिलती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी हैं आपके जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। और अगर हम आगे देखें तो और आपको ब्राह्मण साहित्यों में क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए जरा। ब्राह्मण साहित्यों को और अगर डिटेल में हम देखें तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, सूत्र है, महाकाव्य है और धर्मशास्त्र है। वेद तो आप लोगों को पता ही है, 4 वेद हैं हमारे पास, ठीक है। ब्राह्मण क्या है? वेदों की व्याख्या है। आरण्यक क्या है? आरण्यक वे ग्रंथ होते हैं जो कि जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं और एकांत में बैठकर ही इनका पठन पाठन, या देखिए आरण्य का मतलब ही जंगल होता है। आरण्य जो है ये आरण्य का पर्यायवाची है जिसका अभिप्राय जंगल से ही होता है। तो ऐसे ग्रंथ जो एकांत में लिखे जाते हैं और इनका अध्ययन भी एकांत में होता है, इनको कहा जाता है आरण्यक। उपनिषद क्या है? उपनिषद है हमारे 108, ध्यान रखना, ठीक। उपनिषद क्या है? उपनिषद की विषय वस्तु है पढ़ाई लिखाई की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य का गुरु के समीप जाकर के ज्ञान हासिल करना या बैठना। तो बेसिकली शिक्षा के बारे में है ये। वेदांगों की बात करें तो वेदांग हमारे पास 6। वेदांग क्या है? वेदांग वे वैदिक साहित्य होते हैं जिनका अध्ययन आवश्यक होता है वेदों को समझने के लिए। यानी अगर आप वेदों को समझना चाहते हैं तो पहले आपको वेदांगों का अध्ययन करना होगा, जैसे कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये सारे के सारे हमारे वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं। जब तक आपको वेदांग की समझ नहीं होगी तब तक आपको वेद भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। महाकाव्यों की हम बात करें तो महाकाव्य है, जैसे रामायण है, महाभारत है, सब महाकाव्य है, ठीक है। तो ये है, ठीक। तो इनसे जो है बेसिकली हमें जानकारी प्राप्त होती है
इस टाइम के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। देखो, वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, जैसा कि मैंने बताया। कौन कौन से हैं? वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ठीक, जरा और जानकारी लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ न कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, उससे ना कम ना ज़्यादा। ठीक, बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। बर्नी ने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है। अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखो, इतिहास की महत्ता को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 और 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। पुरातात्विक इतिहास सामग्री की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ठीक, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन राहुल सांस्कृत्यायन का है। राहुल सांस्कृत्यायन कौन? राहुल सांस्कृत्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ और जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी ये एक यात्रा वृत्तांत लिखने वाले व्यक्ति थे राहुल सांस्कृत्यायन, और बहुत ही फेमस है। ठीक है, इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे और बाद में फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके अपना नाम राहुल सांस्कृत्यायन रख लिया था। ठीक है, तो इन्होंने भी इतिहास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं। आगे देखो, सर्वप्रथम रोमन सम्राट अगस्टस ने इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था। यानी सेंसरशिप का मतलब हुआ कि रोक लगा दी थी, इतिहास लेखन का कार्य नहीं होगा। यही काम मध्यकाल में औरंगजेब के द्वारा भी किया गया था। उसने इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी। इतिहास को तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान एवं इनटू हमारे देश के विविध नाम हैं। ठीक है, जम्बूद्वीप इसका प्राचीन नाम है। इंडिया इसको जो है नाम दिया है यूनानियों ने, हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने, और इनटू नाम इसका मिलता है। साथियों ध्यान रखना, चीनी ग्रंथों में भारत का नाम है इनटू। इनटू का मतलब होता है चांद जैसा। सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसीलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम को पुकारा। ठीक है, विदेशी जो लोग थे। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोण या धनुष आकृति का था। ठीक, तो ये आज हमने एक छोटी सी जानकारी ली। इसके और भी भाग आएंगे और धीरे धीरे हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली क्लास में हम अगले पेज की चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।